नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा आज का सेशन है नी पेन के ऊपर। नी जॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि इसको हम हर समय इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खड़ा होते समय हो, चाहे वो चलते समय हो, चाहे वो भागते समय हो, चाहे वो बैठ करके उठते समय हो। तो इसका पूरा दिन काफ़ी उपयोगी होता है और अगर इसमें ज़रा सा भी दर्द हो तो हमारी ज़िंदगी एक तरह से रुक सी जाती है क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हर एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम ये जानना चाहेंगे कि जॉइंट है क्या और जॉइंट क्यों है हमारे शरीर में। जॉइंट जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पे एक जॉइंट होता है। और ये जॉइंट क्यों होता है? अब इमेजिन करिए कि अगर लात की एक ही हड्डी हो तो हम उसको हम चल कैसे पाएंगे, उसको बेंड कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जॉइंट्स चाहिए। अब वो जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे दो हड्डियाँ आकर के मिलती हैं, तो अगर एक हड्डी हड्डी से टकराएगी, दोनों हार्ड हैं, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें घिसाव बहुत ज़्यादा होगा और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो इस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए, इस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे होते हैं कार्टिलेज और थोड़ा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। तो ये जो कार्टिलेज है इसको आप एक टिश्यू की लेयर की तरह समझ सकते हैं, एक परत की तरह समझ सकते हैं, एक कुशन की तरह समझ सकते हैं, जिससे कि हड्डी हड्डी से ना टकराए, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो और दर्द ना हो। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जॉइंट क्या है और कार्टिलेज क्या है। तो आर्थराइटिस क्या है? अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन खाली एक जोड़ में हो सकता है, जैसे कि खाली घुटने में, या ये बहुत सारे जोड़ में हो सकता है, जैसे कि घुटना, शोल्डर, हिप, ऐसे बहुत सारे जोड़ों में भी एक साथ आ सकता है। तो ये सिंपल सी भाषा में आर्थराइटिस क्या है और जॉइंट्स क्या हैं और कार्टिलेज क्या है, ये मैंने आपको समझाया। तो जब हम आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि आर्थराइटिस एक तरीके का नहीं है, बहुत अलग तरीके का होता है और बहुत अलग कारणों की वजह से हो सकता है। और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस कारण की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब उम्र के साथ जो घिसाव आता है, जो वेयर एंड टेयर होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं एक बोलूँ तो अगर एक गाड़ी का टायर है, जैसे जैसे वो टायर यूज़ होगा, पुराना होगा, जैसे जैसे वो चलेगा तो उसमें घिसाव आएगा और वो घिस के उसका वो जो परत है वो छोटी होती जाती है। ऐसे ही दो घुटने की जो हड्डियां हैं, एक थाई बोन है और एक जो लेग की बोन्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट है जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं, उसके बीच में जो कार्टिलेज है जो कि एक कुशन की तरह है, जैसे जैसे उस पर उम्र बढ़ती है उसमें घिसाव आता है और वो कम हो जाता है, दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगती हैं और जब वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या दोनों की जॉइंट स्पेस जब कम हो जाती है तो उस समय घुटने का दर्द उठता है। हम बात कर रहे थे किस तरह का आर्थराइटिस होता है, तो हमने बात करी सबसे कॉमन आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। उसके अलावा एक आर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स की, और ना सिर्फ वो जॉइंट्स को इफेक्ट करती है लेकिन शरीर के और हिस्सों को भी इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि लंग्स हो गए, जैसे कि हार्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे और शरीर के हिस्सों पे भी उसका असर आ सकता है। तो उस बीमारी का एक जो उसका मैनिफेस्टेशन दिखता है, एक जो उसका इफेक्ट दिखता है, वो जॉइंट्स पे दिखता है, जिसमें जॉइंट्स में आर्थराइटिस आ जाता है। तो अब अगर आपका घुटने का दर्द रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है, तो उसके लिए हम पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी कंट्रोल करना चाहेंगे। तो आर्थराइटिस बहुत कारणों की वजह से हो सकता है। उससे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर क्या है। मतलब ये आर्थराइटिस कुछ लोगों में होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों में ज़्यादा जल्दी होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो चांसेस है आर्थराइटिस के होने के वो कम हो जाए। तो पहली चीज़, जो रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यानी कि जिस कारणों से ये दर्द ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा लोगों में हो सकता है, तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं यानी कि मॉडिफाइबल, और एक जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते यानी कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स का मतलब जैसे कि हमारी उम्र, हम उसको बदल नहीं सकते। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आर्थराइटिस का चांस बढ़ जाता है, इसलिए वो एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गया। ऐसे ही जो हम इनहेरिट करते हैं यानी कि हमारा जेनेटिक मेकअप,
मतलब कि जैसे जो अगर मेरे पेरेंट्स को आर्थराइटिस है तो मेरा आर्थराइटिस होने का चांस ज़्यादा है, ख़ास करके अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो इसके अलावा जेंडर, जैसे मेल या फीमेल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गई। हमारा फोकस इन पे ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स में। मॉडिफाइबल फैक्टर्स मतलब कि जिन्हें हम बदल सकते हैं और अपने आर्थराइटिस का रिस्क कम कर सकते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर चीज़ आती है वो आती है आपका वेट। यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओबीज़ हैं या आपका BMI ज़्यादा है, किसी भी भाषा में आप बोल लीजिए, तो घुटने पे दबाव ज़्यादा पड़ता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जैसे हमने बात करी, 2 हड्डियां हैं, बीच में कार्टिलेज है। जितना इस पे दबाव होगा उतना ही जल्दी वो कार्टिलेज घिसेगा। ओबेसिटी की वजह से आपका आर्थराइटिस का रिस्क 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई अगर घुटने में इन्फेक्शन हो तो आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें इन्फेक्शन अवॉइड करने की जैसे भी हम जो भी कर सकते हैं वो करें। ऐसे ही चोट लगने के बाद भी आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। और कई ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे कि जिसमें भारी सामान उठाना है, बार बार उठक बैठक वाला वैसे वाला काम है, उनमें भी आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ जैसे हमने बात किया वज़न को कंट्रोल करना है, यानी कि घुटने पर दबाव कम करना है। उसके अलावा घुटने को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? अगर आपका घुटने का जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब उसके आसपास जो मांसपेशियां हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो वो घुटने का लोड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और घुटने के जोड़ों पे जो लोड आता है वो कम आ जाता है। तो इसलिए इस बात को क्या कहते हैं, एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी का जो रोल है लॉन्ग टर्म में आपके घुटने का आर्थराइटिस और उसका दर्द कम करने में, वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़रूरी है। तो फिजियोथेरेपी का एम है कि जो मसल्स जो आपके जॉइंट को सपोर्ट कर रही हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें। ऐसे ही जब हम घुटने की, जैसे हमने ये बताया कि फिजियोथेरेपी 8 से 12 हफ्ते कम से कम रेगुलरली करनी है, तो लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी देर के लिए करनी है। एक्सरसाइज एक तो फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं। उसके अलावा स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज अगर आपके पास ये एक्सेस है और आप जानते हैं, बहुत अच्छी है। उसके अलावा साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइजेज अगर वो की जाएं तो वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, हार्ड ग्राउंड पे भागना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उस पर घुटने पे जोर ज़्यादा पड़ता है। हार्ड ग्राउंड का मतलब सड़क पे भागना। अगर आप यही एक ट्रैक पे भागना चाहते हैं तो उसमें कम प्रॉब्लम है। आपका जो भागते हुए जो आपके शूज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उनके अंदर जो कुशनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि घुटने पे इम्पैक्ट कम पड़े। और अगर आप सच में पूछें तो एक्सरसाइज वही अच्छी है जो आप अच्छे से खुशी से कर पाएँ, और एरोबिक एक्सरसाइज जनरली अच्छी रहती हैं। अब आगे चलें तो कुछ लोग एड्स या स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं घुटने को स्ट्रेंथ करने, मतलब घुटने को सपोर्ट देने के लिए। ये मैं जनरली तभी प्रिस्क्राइब करता हूँ जब घुटने में इंस्टेबिलिटी हो, मतलब स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो। हाँ, उस समय ये लोगों को फ़ायदा करते हैं और मैं उस समय इनको ज़रूर प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो इसके अलावा अगर आपकी मान लीजिए जो बेसिक बीमारी है उसका इलाज करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी बेसिक बीमारी है गाउट, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द आ रहा है, तो आप गाउट के लिए जो परहेज़ करना है, आपको नहीं होनी चाहिए खाने में ज़्यादा, वो सब करना है। अगर मान लीजिए आपका बीमारी, बेसिक बीमारी जिसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम आ रही है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको स्मोकिंग छोड़नी ही होगी क्योंकि स्मोकिंग अगर कंटिन्यू करेंगे तो घुटने का दर्द भी बढ़ेगा और जगहों पे भी दर्द बढ़ेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की आर्थराइटिस के क्या आते हैं। तो पहले जब ये शुरू में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लोग आके बोलते हैं कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या टॉयलेट सीट पे बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में तो घुटने में दर्द आता है, या बैठ करके उठते हैं जब गाड़ी से या किसी सीट से तब दर्द आता है, या ज़्यादा चलने पे दर्द आता है। तो ज़्यादातर जो घिसाव आता है वो घुटने के अंदर वाली तरफ में ज़्यादा आता है, यानी कि मीडियल साइड पे। और अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रोएक्टिव स्टेप्स अभी से लेने शुरू करें, मतलब अपना वज़न कंट्रोल करें, अपना एक्सरसाइज शुरू करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और उन सब चीज़ों से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते हैं, एक बार वो हो गई तो उनको वापस नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को बहुत गंदा आर्थराइटिस है और कार्टिलेज बिल्कुल ख़राब हो चुका है और हड्डी हड्डी के पास पहुंच गया, आप उसको वापस नहीं कर सकते। अगर आप उसका नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो आप उस घुटने को ठीक नहीं कर रहे हैं।
जो कि एक आर्टिफिशियल है, तो उसको वापस रिवर्स करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, उससे उठने वाले दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों से बहुत लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है और वो अपनी ज़िंदगी को आगे बिता सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसके इंजेक्शंस किए जाते हैं। तो इंजेक्शंस जो है, पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजेक्शंस अगर आप कहीं पे भी करवाएं तो बेहतर है कि उसको अल्ट्रासाउंड से करवाएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें सब अच्छे से दिखाई देता है। अल्ट्रासाउंड में आप हर समय जहाँ पे आपको इंजेक्शन करना है उस जगह को देख सकते हैं, अपनी सुई को उस जगह तक जाते हुए देख सकते हैं, और फिर दवाई उस जगह पे जाते हुए देख सकते हैं। तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कई बार आप जो करना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो पहले मैं उनका अल्ट्रासाउंड करके देखता हूँ कि अच्छा, इनकी प्रॉब्लम यही है कि कुछ और तो नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अल्ट्रासाउंड किया और मुझे कुछ और मिला और मेरा जो प्लान था इंजेक्शन का वो चेंज हो गया। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से करने में इंजेक्शन कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, दवाई सही जगह पे जाती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड ब्लाइंड इंजेक्शन मतलब कि ऐसे ही देख करके फील करके उससे इंजेक्शन कर दो, लैंडमार्क्स को फील करते हुए, हड्डियों को फील करते हुए। तो इसलिए बेहतर है कि अल्ट्रासाउंड से इंजेक्शन करें, चाहे वो कोई भी हो। अब जो इंजेक्शन की हम बात कर रहे थे उसमें हम डालते हैं बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। मूलतः तीन तरह की चीज़ें हम डालते हैं। एक हो गया स्टेरॉइड, दूसरा हो गया आपका जेल, जो लुब्रिकेटिंग जेल होता है जिसके बारे में अभी मुझसे पूछा जा रहा था, और तीसरा हो पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर कॉमनली डाली जाती है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है उनका, और साथ में वो दर्द को कम करते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए घुटने के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड से देख करके स्टेरॉइड का इंजेक्शन किया जाए और अगर दर्द वहीं से आ रहा है तो उसमें आराम आता है, ठीक है। और इससे हमें डायग्नोसिस भी कंफर्म करने में मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारे घुटने के ऐसे दर्द हैं जो और घुटने के जोड़ के अंदर से नहीं आते हैं, बल्कि उसके आसपास की मांसपेशियों या उसके आसपास की जगहों से आते हैं। तो ये आराम और लंबा भी रह सकता है, और हो सकता है अगर दर्द वापस भी आए तो उतना ज़्यादा ना आए जितना पहले आया था, ठीक है। तो ये हो गया स्टेरॉइड इंजेक्शन की बात। लुब्रिकेटिंग जेल की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, लुब्रिकेटिंग जेल हर घुटने में डालने से फ़ायदा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके घुटने में सूजन है और वो पहले से ही उसमें जो है पानी भरा हुआ है, तो उसमें लुब्रिकेटिंग जेल कितना आराम करेगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आर्थराइटिस है और वो सूखा हुआ घुटना है, उसमें सूजन नहीं है, तो जेल ज़्यादा आराम कर सकता है। इसमें भी पहले हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, आजकल इसका भी इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और ये हम पेशेंट को सिलेक्ट करके देते हैं, क्योंकि हर घुटने में ये आराम नहीं करता है, थोड़ा महंगा होता है, और इसके लिए भी जो रिसर्च आ रही है वो इससे थोड़ा थोड़ा दूर जा रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आराम नहीं है, हाँ, लेकिन नुकसान भी नहीं है। तो आप कोशिश करके देख सकते हैं सिलेक्टिव पेशेंट्स में, और फ़ायदा आ भी सकता है, लेकिन जितना हम पहले सोचते थे शायद उतना ज़्यादा आराम नहीं है। अब हम बात करेंगे पीआरपी की। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ये क्या ट्रीटमेंट है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा नाम लगता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए शरीर में कहीं चोट लगी, तो हमारे खून में एक सेल्स होते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स उस जगह में जाते हैं, और प्लेटलेट्स के अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ये वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उस ग्रोथ फैक्टर से जो है उस जगह में हीलिंग या रिपेयर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचर का, यानी कि अपने आप हमारे शरीर का रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म है। तो अब जब हम पीआरपी करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम आपका खून निकालते हैं थोड़ा सा, फिर उसको एक खास मशीन में घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो ऐसा करने से जो प्लेटलेट्स हैं, जो सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इनको हम अलग कर पाते हैं। इनको फिर अलग करने के बाद इनको एक सिरिंज में लेकर के जहाँ प्रॉब्लम है हम वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड से देखते हुए जब हम वहाँ पे डालते हैं तो ये वहाँ जा कर के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, और ये एक आपका नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को एक स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो शरीर में चोट लगने के बाद जो हीलिंग शुरू होती है, ये उसको अपने आप हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब इससे आराम आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, और आपका शरीर इस हीलिंग रिस्पॉन्स को कितने अच्छे तक आगे ले जा पाएगा। अगर इसको अच्छे से आगे ले जा पाएगा तो वो अच्छी सी हीलिंग होने का चांस होता है, और हो सकता है कि आपका दर्द में काफ़ी कमी हो। तो आजकल जो देखने में आया है कि काफ़ी यंग लोगों में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है।
और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी आपको दी है वो काम आएगी। नमस्कार।